वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। बेशुमार कॉलर्स हमारे लाइन पर इंतज़ार करें। हम बिना वक्त जाए किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हाँ जी, मैं सुबह से मैं अप्लाई करना डेफिनेट से करी रिक्वायरमेंट है। ठीक। तो आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? मेरा तो मई में। मई में। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर आपको 2 साल का स्पाउस वीज़ा मिला था तो अभी आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो B1 लेवल की इक्विवेलेंट हो। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एविडेंस हो कि आप अपनी वाइफ के साथ रहते रहें, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, कोई यूटिलिटी बिल हो गए हैं, NHS के डॉक्टर्स के पेपर हो गए, कौंसल टैक्स बिल हो गए, कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह के बिल हो गए। और इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं या आपकी वाइफ काम कर रही है तो पे स्लिप्स और P60 जमा कराने पड़ेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ। जी फरमाएं। जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है, उनके केस के बारे में। जी मैं हस्बैंड को 12 साल हो गया इस कंट्री में। वो आए थे, स्टूडेंट आए थे, ठीक तो उन्होंने फिर PSW किया, तो फिर HSMP ठीक किया। ठीक। उसके बाद 60 पाउंड से रिफ्यूज़ हो गया। अच्छा तो फिर उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो इसके बाद हमारी शादी हुई है, तकरीबन साल हुआ ना, तो अब एक बच्चा भी है हमारा। ठीक तो बच्चा भी 2-3 हफ्ते का। तो ठीक। अब हम ये उन्होंने दिसंबर में रिफ्यूज़ कर दिया था हम्म। दोबारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे के बेस पे हो सकता है इनका, या और और आपका क्या क्या? स्टेटस है? मेरा अपना, मैं ब्रिटिश हूँ। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके हस्बैंड के पास ऑप्शन है कि वो बच्चे के ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन हम ऑफिस में जमा कराएं, क्योंकि बच्चा ब्रिटिश नेशनल है। साथ में आपसे अगर शादी हुई है तो इस ग्राउंड्स पे ऊपर होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो बेहतर है किसी अच्छे वकील से जाके मिले, उनको सारी बात तफसील से बताएं कि वो कब आए थे, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, और जो उनकी टायर 1 जर्नल की एक्सटेंशन थी वो कब रिफ्यूज़ हुई, उसके बाद दिसंबर में कौन सा इनका केस रिफ्यूज़ हुआ, इधर अपील का राइट था या नहीं था। तो इन एनी इवेंट अभी वो बच्चे के ग्राउंड्स के ऊपर फ्रेश एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो बिल्कुल उनको आगे जाके स्टे यहाँ पे मिल जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम सलाम। जी फरमाएं। रूबीना सैयद है। मुझे जी अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, 2 बच्चों के बारे में। जी मेरे बच्चे लास्ट ईयर ना 16 साल के बाद उनको इंडेफिनेट मिला है। ठीक तो सब कह रहे हैं कि इसमें ना आपको टेस्ट नहीं पास करना पड़ेगा, जो सिटीजन वाला लाइफ यूके का ठीक है ना, ठीक वो नहीं पास करना पड़ेगा। क्या ये ठीक सही है? और 1 साल के बाद कब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है? ठीक और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? ठीक और क्या कहते हैं, ठीक ये टेस्ट पास ज़रूरी करना है कि नहीं? ठीक क्योंकि कहते हैं लॉन्ग टाइम में मिला है तो ठीक। शायद ना करना पड़ेगी। और तो आपके आप प्लीज़ सही हस्बैंड की सही। एज कितनी है जी? उनकी उम्र कितनी है? एज 52-53 है। 52 53 52। ठीक है आपकी 53। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, आपके हस्बैंड को लाजमी है कि अगर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी चाहिए होगा, साथ में B1 लेवल का एक इंग्लिश एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो सिर्फ एग्जामेशन उन्हीं लोगों का है कि जिनकी अगर तो एज ओवर 65 है, या फिर अगर कोई अंडर 18 है। इसके अलावा अगर कोई मेंटली अनफिट है तो उनको एग्जामेशन है। तो आपके हस्बैंड को बिल्कुल लाजमी तौर पे इंग्लिश एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लाइफ इन यूके टेस्ट चाहिए होगा, उसके बाद ही वो नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मैं आई हूँ यहाँ पे 2005 में, और मेरा 9 साल खत्म हो गया है, ठीक और 2 बेटियां भी हैं। ठीक एक बेटी अब जुलाई में जो है 7 साल होने वाली है, 7 ईयर कम्प्लीट कर ली। ठीक तो हमने जो है 2006 में जो ह्यूमन राइट्स में डाले थे केस, पर केस रिफ्यूज हो गया और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। ठीक। और बस वो प्रोसीजर चलता जा रहा है, पर अभी हमें हमारे स्टेप केस पे क्या जवाब मिल सकता है?
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल इस टाइम अगर आपका कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है या केस चल रहा है तो पेशेंटली वेट करें। जब बच्चों को 7 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है, जो कि जुलाई में हो जाएगा, फिर होम ऑफिस में आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं अंडर पैराग्राफ 276 ADE। बच्चों के ग्राउंड्स के ऊपर, आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, सेक्शन 55 की बेसिस के ऊपर उस टाइम होम ऑफिस को बता सकती हैं कि अभी आपके बच्चों को 7 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और होम ऑफिस वाले जो चिल्ड्रन कंसेशन पॉलिसी है उसमें आपके फेवर में डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट करें। तो फिलहाल अगर कोई चीज़ चल रही है या पेंडिंग है तो पेशेंटली वेट करने वाली बात है। जुलाई के बाद एक फ्रेश एप्लीकेशन होम ऑफिस में दे दीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, मैंने ना 2003 के अंदर इस कंट्री के अंदर आया था। ठीक। मैं लॉन्ग ओवर स्टे हो गया था, लेकिन ठीक। मैंने 2012 में ना फर्स्ट टाइम FL अवार्ड जमा करवाई थी, जिसका डिसीजन उन्होंने मुझे 1 साल बाद रिफ्यूज करके भेज दिया था। ठीक। तो मैंने उसके बाद दोबारा फिर रिकंसीडरिंग के लिए पेपर जमा करवाए जुडिशरी के लिए, लेकिन वो वकील ये कह रहा था कि आपको अपील का हक नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपको कुछ ना कुछ ग्रांट कर दें। तो आप क्या कहते हैं कि ये 10 ईयर्स तो मुझे हो गए इस कंट्री के अंदर, लेकिन ओवर स्टे हो गए बगैर इलीगल तरीके से, मैं इलीगल तरीके से ही रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मुझे ये डिसीजन आएगा तो कब तक आ जाएगा ये जो रिकंसीडरिंग का? और इसके अलावा अगर ये मुझे इसमें दफा भी रिफ्यूज करते हैं तो मैं दोबारा कोई एप्लीकेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? शुक्रिया मेरे को। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो आपने रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन भेजी है, इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, और ना ही होम ऑफिस के ऊपर लीगल एप्लीकेशन है कि वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर फैसला करें। क्योंकि जब होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की थी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इस में आपको अपील का भी राइट नहीं है, ना ही वो फर्दर आपका केस कंसीडर करेंगे। तो अभी आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आप जुडिशल रिव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर जुडिशल रिव्यू पेंडिंग होगा तो उसका डेफिनेटली कोर्ट वाले आपको डिसीजन देंगे, या फिर होम ऑफिस वाले आपको अपील का भी राइट दे सकते हैं। फिर आप अपना सारा का सारा केस एक जज के सामने रख सकते हैं। तो बहरहाल बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपना सारा पेपर दिखाएं कि यहाँ पे इधर आपकी कोई टाइज हैं या नहीं है, तो वो देख के आपको बता देंगे कि कितने चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे स्टे मिले। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अमित बोल रहा हूँ असलो से। वालेकुम सलाम। जी। 2010 में आया था एज ए स्टूडेंट। ठीक। तो उसके बाद मैंने 2012 में पोलिश लड़की के साथ शादी की थी अक्टूबर में। ठीक। तो सर अभी मेरा डिस्प्यूट चल रहा है उस लड़की के साथ। वो कह रही है तेरा वीजा मैं कैंसिल करवा दूंगी किसी वजह से। मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम है। ठीक। तो उसकी वजह से डिस्प्यूट काफी चल रहा है मेरा ना। अच्छा। तो ऐसा है कि मेरा कैंसिल करवा सकती है वीजा? बिल्कुल जी, आपकी वाइफ आपका वीज़ा कैंसिल करा सकती हैं, क्योंकि ये जो अभी आपको 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिला है, ये इसी ग्राउंड से मिला है कि आप यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेम्बर हैं। तो अगर कल को आपकी सेपरेशन हो जाती है और वाइफ होम ऑफिस को चिट्ठी लिखती हैं या इन्फॉर्म करती हैं, तो होम ऑफिस वाले आपको घर के एड्रेस पे पेपर वगैरह भेजेंगे और इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, और इसलिए वो आपका जो 5 साल का रेजिडेंस परमिट है वो कैंसिल करेंगे, मगर आपको अपील का राइट देंगे। और फिर आप अपील कर सकते हैं जज के सामने, ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि किन वजूहत की बेसिस पे आपकी सेपरेशन हुई है, आपने किस हद तक अपनी यहाँ पे लाइफ इस्टेब्लिश कर दी है, आप अपने कंट्री पाकिस्तान वापस किस लिए नहीं जा सकते। तो जज ये सारे सर्कमस्टांसेस कंसीडर करके आपकी अपील के ऊपर डिसीजन करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। सर मैं पूछना चाहता था कि मैं डिपेंडेंट वीजे पे हूँ। ठीक। और 2010 में आया था मैं। ठीक। तो सर मुझे कोई रूल ये पता चला है कि 5 साल जो डिपेंडेंट वीजे पे इधर टैक्स प्रॉपर पे करेगा वो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। क्या ये सच है? और आपकी वाइफ का क्या स्टेटस है अभी? सॉरी, वाइफ का क्या स्टेटस है? जी मेरी वाइफ स्टूडेंट है। स्टूडेंट। और आपका वीज़ा कब तक वैलिड है? जी मेरा वीजा अभी मेरे पास 2.25 साल का वीजा और पड़ा है। और मुझे ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं और 2.25 साल का और वीजा पड़ा है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो मेनली क्योंकि आप डिपेंडेंट वीज़ा, आपको वीज़ा मिलता ही इसी ग्राउंड्स के ऊपर है, क्योंकि आपका जो मेन एप्लीकेट है वो यहाँ पे है। तो अगर कल को आपकी वाइफ वापस चली जाती है या फिर आपकी सेपरेशन होती है, तो आपका वीज़ा होम ऑफिस वाले कैंसिल कर सकते हैं।
तो बहरहाल अगर अभी आपके पास पौने 2 साल का वीज़ा पड़ा है, वाइफ आपकी कॉलेज जा रही हैं, तो पेशेंटली वेट करें। कानून, पॉलिसी, रूल्स आए दिन चेंज होते रहते हैं। माइट भी कोई 2 साल बाद या 1.5 साल बाद कोई आपकी वाइफ के लिए बेहतर ऑप्शन आए तो उसमें वो स्विच कर सकती हैं। साथ में आपको भी डिपेंडेंट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, मेरी वालेकुम अभी सलाम। आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई है अपने दोस्त के बिहाफ पर कि मैंने उनके डिपेंडेंट वीज़े के बारे में पता किया था 10 इयर्स कैटेगरी के। जी बिल्कुल। तो मैं बेसिकली अभी मेरी एक और दोस्त से बात हुई है, उनकी वाइफ 2011 की जनवरी में आई थी। ठीक। और उन्होंने अभी अपना केस पुट किया है और उनका ILR लग गया। ठीक। वो दोनों का इकट्ठा लगा है। ठीक। तो ऑलमोस्ट सिमिलर केस है कि ये 2011 की जून में आई है इनकी वाइफ और एज ए पोस्टरी वर्क डिपेंडेंट वीजे पे आई हैं। और अब वो एंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट वीजे पे हैं। ठीक। तो इनका अगले साल जो है वो 10 इयर्स कैटेगरी पूरी हो रही है, 10 इयर्स टाइम पूरा हो रहा है। ठीक। और लेकिन एंटरप्रेन्योर आई थिंक इनका फर्दर 1.5 ईयर अभी फर्दर रहता है, लेकिन उससे पहले अपना केस। मुझे ये बताएं कि जो आपके फ्रेंड थे जिनकी आपसे बात हुई है, जिनको अभी इंडेफिनेट मिला है, उनको किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने अप्लाई लॉन्ग रेजिडेंसी के बेसिस के ऊपर किया था, HSMP की बेसिस के ऊपर किया था, किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया? रेजिडेंसी पे किया, 10 इयर्स के ऊपर किया। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर तो किसी बंदे को 10 साल की बेसिस पे इंडेफिनेट मिलता है तो उसमें मेन रूल यही है पैराग्राफ 276A(d) कि उसने 10 साल कंप्लीट किए हैं। तो डिपेंडेंट्स ने तो 10 साल नहीं कंप्लीट किए होते, तो इस बेसिस पे उनको वीज़ा मिल ही नहीं सकता। तो माइट भी मुझे लगता ये है कि उन्होंने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया होगा इंडेफिनेट के लिए, या फिर अगर उनके पास टायर 1 जनरल होगा उस बेसिस के ऊपर उन्होंने इंडेफिनेट किया होगा, उसमें फिर डिपेंडेंट भी एट द सेम टाइम इंडेफिनेट के लिए एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि मुझे अभी 15 मार्च को ऑन दी बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी ILR मिला है। ठीक। और मेरी मिसेस को स्पाउस वीजा मिला है 2.5 इयर्स का। ठीक। तो मेरी मिसेस जो है वो तकरीबन 6.5 साल से मेरे साथ एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट रह रही थी। ठीक। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी उनके लिए इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि वो तकरीबन 6-6.5 साल से मेरे साथ रह रही हैं, या मुझको 5 साल और वेट करना पड़ेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह मैं पहले कॉलर के जवाब में बता रहा था, आपकी वाइफ को 5 साल स्पाउस वीज़े के ऊपर कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज ये होते हैं, वो सोचते हैं कि जब इंडेफिनेट लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर मिलता है तो डिपेंडेंट्स को भी साथ मिल सकता है, जो कि नहीं है। क्योंकि लॉन्ग रेजिडेंसी इटसेल्फ एक कैटेगरी नहीं, वो सिर्फ एक रूल है कि अगर किसी बंदे को यहाँ पर 10 साल हों, बेशक वो डिपेंडेंट है, मेन एप्लीकेंट है, किसी स्टेटस के अंदर अगर उनको 10 साल यहाँ पे कंटिन्यूस गुजर जाए, वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राउंड्स के ऊपर कि उनको 10 साल कंप्लीट हो गए। तो जो डिपेंडेंट है, अगर डिपेंडेंट को 10 साल नहीं हुए तो वो इस ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो अभी आपकी वाइफ को यही चाहिए कि 2.5 ईयर्स वेट करें, 2.5 साल के बाद उनको फर्दर 2.5 ईयर्स की एक्सटेंशन मिलेगी। जिस दिन उनके 5 साल कंप्लीट होंगे स्पाउस वीज़े के ऊपर, या तो वो उस टाइम एप्लीकेशन जमा करा सकती है इंडेफिनेट के लिए, या फिर उससे पहले उनके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिस दिन उनके 10 साल कंप्लीट होंगे तो बिल्कुल जो सेम एप्लीकेशन फॉर्म है सेट LR, उसके ऊपर वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगी कि अभी उनके अपने 10 साल कंप्लीट हो गए, उनको इंडेफिनेट पैराग्राफ 276A(d) के अंदर मिलना चाहिए, और होम ऑफिस उस टाइम पे उनको इंडेफिनेट ग्रांट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। Hello. Yes. Hi, my brother's recently got married from Pakistan and he's applying for a spouse visa. Just like to know, he's self-employed. Just like to know if you could tell me what the financial requirements are. Okay, thank you for your call. Well, for your brother, if he wants to sponsor his wife, then he needs to satisfy the Home Office that his income is more than 18,600, and thereafter his wife will be able to put an application from Pakistan. Thank you for your call. नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे साहब, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है, हम सुनते रहते हैं। थैंक यू। तो मेरा नाम ताहिर अहमद है जी, और मैं 2002 में आया था यूके में, आके सालम अप्लाई किया था। ठीक। तो मुझे 2009 में मुझे डिस्कशन लीव मिली थी। ठीक। इसमें मैंने अपने बच्चों को भी पाकिस्तान से बुलाया और वो
को वीज़ा मिल गया था। यहाँ इधर कोर्ट में मैंने अपील की थी, फिर में उनको वीज़ा मिल गया। ठीक। तो 16 जून को लंदन में आए थे मेरे फैमिली। ठीक। तो मेरा वीज़ा 4 मार्च 2012 को मेरा वीज़ा ख़त्म होता था। ठीक। तो HPDL मैंने अप्लाई किया है, उसमें उस एप्लीकेशन में फैमिली डिपेंडेंट का एक फॉर्म है, उसमें मैंने सारे अपने बच्चों का, बीवी का नाम दिया, फ़ोटो मैंने भेजी है होम ऑफिस में। ठीक। वकील के ज़रिए। ठीक। और मेरे वकील ने सब कुछ भेजा, फ़ोटो और पासपोर्ट की फ़ोटो कापियाँ भी। ठीक। और मेरी एप्लीकेशन भी भेजी गई। और अभी 2 साल हो गए हैं। अभी तो मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं भेजा। ठीक। तो मुझे ये मैंने पूछना है कि मुझे कौन सा वीज़ा मिलेगा। ठीक। ठीक है, आपकी मेरी क्या ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप के साथ यही मसला हुआ, क्योंकि नॉर्मल जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िल किया था वो आपको फ़िल करके भेजना नहीं चाहिए था। सिंपल आपको उस टाइम FLRO फॉर्म फ़िल करके भेजते। अभी तक मुझे पूरा यकीन था कि आपको और फैमिली को 3 साल की फ़र्दर एक्सटेंशन हो जाती। तो क्योंकि मैंने देखा है बेशुमार लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि वो जो HPDL फॉर्म है वो फ़िल करके भेज देते हैं। वो यूजुअली आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो तब अप्लाई होता अगर आपका असाइलम अप्रूव होता, आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन मिलता। तो ये आपके साथ सिनेरियो नहीं था, आपका असाइलम रिफ्यूज़ हो गया था, आपको 2009 में डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ही बुनियादी तौर पे गलत भेजा, जिसकी वजह से अभी 2 साल हो गए आपके केस में कोई जवाब नहीं आया। तो फौरी तौर पे किसी अच्छे वकील से जाके मिलें, एक नई एप्लीकेशन होम ऑफिस में भेजें FLR-FP। होम ऑफिस को आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी और फिर वेरिएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और वो अगर भेजते हैं तो 6 माह के अंदर अंदर आपको और फैमिली को 3 साल की फ़र्दर एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि मैं 2011 में आया था जुलाई। ठीक। और मैंने अक्टूबर में 2013 में मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था। मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया तो मुझे उन्होंने इंडेफिनिट अप्लाई किया था, लेकिन मुझे उन्होंने एक्सटेंशन दी, फर्दर लीव टू रिमेन। ठीक। कि मेरे 6 पॉइंट लगे हुए थे। ठीक। और प्लस मेरी कह रहे थे आपकी 195 समथिंग होनी चाहिए पर वीक इनकम, क्योंकि आपकी एक बेटी है तो आपकी 165 है। अब मैंने इनकम तो मेरी बढ़ गई है और 6 पॉइंट जो है मेरे मार्च 8 मार्च को गुजरे हैं, 2 साल पूरे हो गए। ठीक। मैंने पूछना था, मैं इंडेफिनिट अगर अप्लाई करना चाहूँ, एक तो मुझे वो कोर्स करना पड़ेगा लेवल B वाला जो है। ठीक। उसके अलावा मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल इंडेफिनिट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो B1 लेवल का आपको कोर्स करना पड़ेगा। इंडेफिनिट के लिए आप अभी अप्लाई ना करें, ना ही कोई फ़ायदा है, क्योंकि फिर वो मौसले आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि जो आपकी ड्राइविंग कन्विक्शन हुई है वो 4 साल बाद स्पेंड होगी। तो अभी सिर्फ 2 साल हुए तो 2 साल और वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो तो बेहतर है कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप PSW से 50,000 के रूट पे अप्लाई कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो अगर तो पैसे किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में है तो आपको एफिडेविट चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैसे आपके अपने अकाउंट में हैं लेकिन वो जॉइंट अकाउंट है, तो उस सूरत में जो होम ऑफिस का फॉर्म है आखिर में वो एक सिग्नेचर के साथ एप्लीकेंट के नीचे भी सिग्नेचर होते हैं कि यूटिलिटी कंपनी अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है तो साइन करवा लें। अच्छा, यह है कि पैसे तो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं और लेकिन ये अकाउंट पे टाइटल ऑफ अकाउंट में एक और भी है साहब, तो क्या इस सूरत में एफिडेविट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको जो दूसरा अकाउंट होल्डर है उधर से एक एफिडेविट चाहिए होगा, जिसमें वो कंफर्म करेगा कि उसको नहीं कोई प्रॉब्लम, नहीं कोई ऑब्जेक्शन अगर आप 50,000 पाउंड अपने अकाउंट से या उनके अकाउंट से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे ये पूछना है कि हमने असाइलम किया था डिफरेंट नाम से, हम वीजे लगवा के जो आए थे वो दूसरे नाम थे। ठीक। तो बाद में ये हुआ कि हमने 3 साल के बाद उनको अपने असल नाम और पासपोर्ट की कॉपी वगैरह सारा कुछ दे दिया था। ठीक। तो अब वो ये मसला है कि हमारा
7 से एप्लीकेशन पेंडिंग है जिसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये है कि मुसलसल होम ऑफिस वाले जो हैं वो अब बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप हमें पासपोर्ट दें, क्योंकि हम अपना पुराना नाम अपना रखना नहीं चाहते हैं असल, क्योंकि वहाँ हमें खतरा है। तो वो हमारी इस बात को अब वो मान भी नहीं रहे कि हम उनको ऑलरेडी कॉपीज दे चुके हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब क्या किया जाए, क्योंकि उसमें हमें कोई वो कहते हैं आप पुलिस स्टेशन जाए, उधर जाके उनको कंप्लेन करें कि हमारा लॉस्ट हो गया है या हमें नया बनवाना है, तो वो आपको एक कंप्लेन कॉपी देंगे, फिर आप लेके अपनी एम्बेसी चले जाएंगे। कि आपको पता है कि पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो कभी भी इस किस्म की वो नहीं करेगी, वो कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मांगेगी जिसके ऊपर वो पासपोर्ट री इशू करेंगे। लेकिन हम ये चाहते भी नहीं है कि हमारे पुराने नामों से बने। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि हमें या तो दोबारा एक कॉपी और पड़ी हुई है पुरानी का पासपोर्ट की, तो वो दे दिए जाए या हम पासपोर्ट नए बनवा के दे दें उनको पाकिस्तानी पुराने नामों के। और आपका जो केस है, केस आपका रिफ्यूज हो गया या क्या हुआ है? नहीं, वो अभी स्टिल पेंडिंग है हमारा केस। और आप अभी तक उसका कोई फैसला नहीं किया उन्होंने। साइन पे भी जाती हैं? साइन पे जी सर रिपोर्टिंग करने के लिए आप जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर? जी 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 ठीक है। पहले उन्होंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी बीमार थे, अच्छा, तो उनको उन्होंने पहले 1 महीने पे लगाया, फिर 3 महीने कर दिया था। अभी उन्होंने वापस उनको 20 डेज पे कर दिया है। और वो काफी पुशअप कर रहे हैं ना कि आप हमें पासपोर्ट दें, क्योंकि हमें आपकी ना नेशनलिटी कंफर्म नहीं है कि आप किस नेशनल के हैं। और जबकि हम उनको काफी दफा बता चुके हैं कि हमने अपने पासपोर्ट और कॉपीज आपको दे दी हैं, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। ठीक है, आपकी गाल का शुक्रिया। बिल्कुल आपसे पहले गलती हुई, आपको जब असलम क्लेम किया था तो अपनी एसेट डिटेल्स के साथ करते। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्योंकि होम ऑफिस वाले ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया या फिर पासपोर्ट के पीछे तभी जोर देते हैं जब आपका कोई केस नहीं चल रहा होता, ताकि फौरी तौर पे आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बने और होम ऑफिस वाले आपको यहाँ से रिमूव कर पाएँ। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपना सारा पेपर बताएं, वो देख के बताएंगे कि इधर अभी आपका कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरा ये मशवरा है कि एक फ़्रेश एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स के ऊपर जमा करा दें। अगर वो जमा करा देते हैं तो फिर होम ऑफिस वाले हस्बैंड को एक तो मंथली साइन पे लगा लेंगे, प्लस आपके पास कोई बेसिस होगी इधर रहने की, क्योंकि आपका केस पेंडिंग होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। अस्सलाम। मैं टियर 1 जनरल पे हूँ और मुझे 10 साल हो गए हैं, 10 साल से 1-2 माह ऊपर हो गए। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अगर 10 साल के लिए मैं अप्लाई करना चाहूँ तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, आपकी गल का शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले कॉलर के जवाब में बताया था, 10 साल के लिए बुनियादी तौर पे एक ही कंडीशन है कि होम ऑफिस वाले सेटिस्फाई हों कि आप 10 साल कंटिन्यूसली लीगली इधर रहते रहें। तो अगर आपके पास पिछले 10 साल के 1-2 पासपोर्ट्स हैं, एक तो वो आपको जमा कराने पड़ेंगे, साथ में आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए, और अगर आपने कोई B1 इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, वो चाहिए होगा, या फिर अगर आपकी कोई डिग्री है यहाँ से या फिर पाकिस्तान से जो कि इक्विवेलेंट है यूके बैचलर्स के, वो जमा करा सकते हैं। और इसके साथ अपनी 1-2 महीने की बैंक स्टेटमेंट जमा करा सकते हैं। और जो होम ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजेंगे वो सेट LR होगा, और होम ऑफिस की जो फ़ी है वो £1051 है। तो मुझे पूरे यकीन है कि अगर सारी चीज़ ठीक रही तो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। हाँ जी, मेरा नाम साहिल है जी। मैंने ना पिछले साल 2013 में मेरा कॉलेज बंद हो गया था जनवरी में। अच्छा। तो मैंने ना फिर जैसे अगस्त में, जुलाई में सॉरी, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। ठीक। तो फिर वो कह रहे थे ना, मैंने विद टियर 4 की एप्लीकेशन भी डाल दी इमिग्रेशन में, तो मेरा वीज़ा नहीं आया, 1 महीने तक कोई जवाब नहीं आया उनका। तो फिर यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी कैश लेटर ना कैंसिल कर दी। वो कहते हुए कि तुम्हारे वीज़ा एंडिंग और कोर्स स्टार्टिंग डेट में 1 महीने का गैप था। ठीक। तो आपको इंडिया फिर ना वापस जाके इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। तो फिर मैंने ना फिर वो एप्लीकेशन विड्रॉ की थी, तो उसका जवाब मेरे को अभी तक नहीं आया। फिर लास्ट वीक मेरे को एक लेटर आया उनका कि आपकी जो फाइल थी वो रिजेक्टेड हो गई है। ठीक। वो ऐसे रिजेक्टेड कैसे लिख सकते हैं जबकि मैंने फाइल तो विड्रॉ की थी? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको एप्लीकेशन विड्रा नहीं करनी चाहिए थी,
तो बहरहाल अभी जो आपको रिजेक्शन लेटर आया है या रिफ्यूज़ल लेटर आया है वो किसी अच्छे से वकील को जाके दिखाएं, वो देख के बताएंगे कि अभी आपके पास बेहतर ऑप्शन क्या है। आइदर उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप वापस जाएँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर मलिक जी। मैं ना एक्चुअली 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵਿਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾਨੂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਐਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपका मुझे सवाल एग्जैक्टली समझ नहीं आ पाया। तो बहरहाल अभी अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, आपके पास है, तो पेशेंटली वेट करें। अगर आप सोचती हैं कि इंडिया जाती हैं आपको जान को ख़तरा है या फिर आपका केस असाइलम के अंदर लग सकता है, तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाकर सलाह मशवरा करें, उनको सारा पेपर वर्क दिखाएँ। वो देख के बताएँगे कि आपके केस के कितने मेरिट्स हैं, कितने चांसेस हैं कि सक्सेसफुल हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता तली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।